नमस्कार साथियों, मेरा नाम भरत शर्मा, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आज हम आए हैं एलआईसी के ऑफिस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि हम लोग एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष भी इस पर काम किया था। जो साथी हमारे बीच आज नहीं है, हम उनके घर जा रहे हैं और 5 लाख का चेक देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एलआईसी के साथ जो हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है इस स्कीम को लेकर, उसी के सिलसिले में हम आज यहाँ पर आए हैं। और आज हमारे बीच में हमारे साथ है श्री सागर देव नेगी जी, जो चीफ मैनेजर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के हैं, श्री लोकेंद्र जसवाल जी, जो ब्रांच मैनेजर हैं, और श्री संजय गुप्ता जी, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं। तो आज जो हमारे पीछे आपको जैसे पता है कि पीछे काफी समय से हमारे संगठन में बैठकों का दौर चला था और हम लोग नाम ले रहे थे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए अपने साथियों के। तो हमारे पास लगभग 10,000 के आसपास इस टाइम तक नाम आ चुके हैं। और अब जो अगला प्रोसेस होता है, सभी को जिज्ञासा है कि किस तरह से एलआईसी काम करता है और ये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या है। तो इसके विषय में हम आज यहाँ पर आए हैं और आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, ये ऑल इंडिया लेवल पे जैसे एलआईसी काम कर रहा है, तो आप किस तरह से ये इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा आप हमारे साथियों को देखिए, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम क्या है और ये किस तरह से काम करता है। एक्चुअली नमस्कार, मैं लोकेंद्र जसवाल, ब्रांच मैनेजर। एक्चुअली ग्रुप इंश्योरेंस का मकसद ये होता है कि एक बड़े ग्रुप और छोटे ग्रुप को कवर करने के लिए एलआईसी ने ये ग्रुप इंश्योरेंस बनाया है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस रहती है आपकी, तो एक ग्रुप को कवर करने के लिए, वो चाहे गवर्नमेंट का है, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, चाहे नॉन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, या किसी एसोसिएशन का है, तो उसमें इन लोगों को कवर किया जाता है। और बहुत ही एक छोटे से प्रीमियम के बदले जो है अच्छा एक रिस्क कवर दिया जाता है उसमें। तो ये हमने लास्ट ईयर भी एनपीएस वालों की एक स्कीम हमने की है, तो उसमें शायद न्यू एडिशन इनका और हो रहा है। तो उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। लास्ट ईयर भी जो हमने स्कीम की थी, तो उसमें काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ था। जी सर। सर, हमारे पास जैसे हमारी बैठकें हो रही है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो इम्प्लीमेंटेशन होती है स्कीम की, वो किस तरह पर कैसे आप लोग करते हैं, कैसे होगा इसमें? इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा एक तो कोई एसोसिएशन का, अगर हम इंश्योरेंस करते हैं ग्रुप इंश्योरेंस, तो उसमें एसोसिएशन का वो रजिस्टर्ड मेंबर होना चाहिए। एसोसिएशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एसोसिएशन का मेंबर जो है वो एसोसिएशन से जुड़ा होना चाहिए, उसकी मेंबरशिप होनी चाहिए। सेकेंडली उसमें क्या रहता है कि वो एक उसका हम उसमें ये देखते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है और उसकी एज कितनी है। उसके अकॉर्डिंगली हम जो है ये आगे फर्दर प्रोसेस चलाते हैं इसका। तो उसके लिए हमें उसका एज और उसकी सैलरी और उसकी हेल्थ ठीक रहनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एंट्री इनटू द स्कीम। हाँ जी। सर, इसमें फिक्सेशन ऑफ प्रीमियम जो होता है वो किस आधार पे आप करते हैं फिक्सेशन? प्रीमियम का फिक्सेशन इसमें रहता है आपका अकॉर्डिंग टू एज के मुताबिक प्रीमियम रहता है कि जितनी आपकी एज कम रहेगी उतना प्रीमियम कम रहेगा, और जितनी ज़्यादा एज आपकी रहेगी उतना ज़्यादा आपका प्रीमियम रहेगा। तो हम लास्ट टाइम भी हमने क्या किया था कि एमपीएस वालों का उन्हीं के कहने पे कि हमने इनका एक प्रीमियम फिक्स कर दिया था एवरेज एज बेस पे। तो जितनी एवरेज एज आती है उसके अकॉर्डिंगली प्रीमियम हम जो है आपका एक फिक्स प्रीमियम इंश्योर करते हैं। जी सर। सर, इस प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल जो हमारे जैसे पिछली बार 5500 साथी हमारे इसमें एंटर्ड हुए थे, 5300 के आसपास, तो अब उनका जो रिन्यूअल है उसका क्या प्रोसेस रहेगा? रिन्यूअल में क्या रहता है कि रिन्यूअल में एक तो उन लोगों का पिछला हम एक्सपीरियंस देखेंगे, पूरे एक साल का एक्सपीरियंस देखेंगे कि कितने लोगों का क्लेम उसमें हमने सेटल किया या कितने लोगों के क्लेम रेज हुए। तो उसके बेस पे एक वैल्यूएशन होगी, और उसमें क्या होगा कि उसका प्रीमियम जो है नेचुरली एक साल एज बढ़ेगी तो उसका प्रीमियम नेचुरली एक साल की वजह से वो बढ़ जाएगा। प्लस सेकेंडली क्या रहता है कि अगर क्लेम उनके ज़्यादा आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उनका प्रीमियम नेचुरली थोड़ा सा हायर रहेगा उसमें। बिल्कुल सर। और सर, इसमें कोई जैसे आजकल आपको पता है कोविड का दौर है और इस तरह के कोई भी, क्योंकि साल एलआईसी का मेनली जो होता है वो दिल्ली से या चंडीगढ़ में जैसे हेड ऑफिस होते हैं वहाँ से आपका चलता है, तो क्या ऐसा कुछ हुआ है पिछले एक साल के अंदर की कोई क्लॉजेस ऐसे आए हैं जिससे प्रीमियम बढ़ने की संभावना है, कुछ इस तरह का हो सकता है? देखिए, इसमें कोविड को लेके जो है ना, पिछले 1-1.5 साल से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो वर्कर हैं, कोई भी हैं। तो उसमें क्लॉजेज ऑलमोस्ट सभी ने इंट्रोड्यूस किए। तो एलआईसी ने भी इसमें एक कोविड का क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है कि जिसमें आपका
शुरू में, ठीक है। तो जिसमें आपका क्या रहता है कि अगर किसी आदमी को, किसी मेंबर को या किसी एम्प्लॉय को आज की डेट में कोरोना है, तो कोरोना का ठीक होने के 1 महीने बाद जो है उसका रिकवर स्टार्ट होगा। वेटिंग पीरियड उसमें, वेटिंग पीरियड जो है, सपोज अगर आज किसी को कोरोना होता है तो उसका कोरोना ठीक होने के 14 दिन या 15 दिन का जो भी एक पीरियड रहता है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के 1 महीने तक का उसका रिकवर हम देंगे, उसके बाद उसका रिकवर। ओके सर, ओके। सर इसमें जो क्लेम सेटलमेंट के प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या है, उसमें आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं? क्लेम सेटलमेंट में देखिए, क्लेम सेटलमेंट का जो ये एसोसिएशन से रिलेटेड स्कीम्स रहती हैं, इसमें जो क्लेम जो है वो डायरेक्टली क्या है कि डायरेक्टली आपका क्लेम जाता है बेनिफिशियरी या नॉमिनी को। हम लोग एसोसिएशन को क्लेम नहीं देते हैं इसमें, इसमें आपका बेनिफिशियरी और नॉमिनी जो भी हैं उन लोगों को हम ये क्लेम पे करते हैं इसमें। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है कि एक तो नॉमिनी का KYC चाहिए होता है, उसकी आइडेंटिटी कार्ड, फोटो ID कार्ड, आधार कार्ड हो गया या फिर उनका पैन कार्ड हो गया, और सेकेंडली उसमें उनका बैंक अकाउंट डिटेल हमें चाहिए होता है नॉमिनी का, और उसके साथ जो है, और वो अपना डेथ सर्टिफिकेट तो है ही है, और वो सारी चीज़ें जो है वो एसोसिएशन के ऑफिस बेरर हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो वो लोग जो है उसे प्रॉपर वेरीफाई करके वो फिर हमें सबमिट करेंगे उस चीज़ को, और एक सिंपल सा हमारा क्लेम फॉर्म है। सर एक व्हाट्सएप पे एक बहुत वो चल रहा है कि कम से कम वैक्सीनेशन जरूरी है 2 बार, तो इस तरह का भी क्या कोई क्लॉज जोड़ा है कि कोविड की वैक्सीन का? देखिए, इस तरह का भरत जी, इस तरह का कोई भी LIC में क्लॉज नहीं है कि वैक्सीनेशन होना जरूरी है तभी इंश्योरेंस आपका करेंगे। और सर एक ये था कि हमारे पिछले साल भर जो आप लोगों ने हमें वो दिया है क्लेम का जो बना के आपने हमें एक रिसिप्ट दी थी यहाँ से सब कुछ करके, तो वो हमने जब उनको अपने साथियों को दिया तो वो पढ़ा नहीं जा रहा था, तो बहुत सारे साथियों का ये भी निवेदन था कि अगर ये PDF के माध्यम से आगे आए या उनको मेल की कर दी जाए ताकि वो वहाँ पे क्लियरली देख सके उस चीज़ को, तो क्या पॉसिबल है क्या तो इस तरह का? इस चीज़ के लिए हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे जी, इस तरह का कोई प्रोविज़न हो जाए। तो ये सब प्रश्न थे सर जो हमारे पास हमारे साथियों की तरफ से आया था, और एक और भी प्रश्न आया था कि कई साथी ऐसे भी हैं जो आज यहाँ पे इस टाइम मान लो कोई शिमला में जॉब कर रहा है, वो शिमला में भर लेता है LIC का यहाँ पे, और वो यहाँ रहने वाला अपने गांव मंडी का है, तो वो मंडी में भी कहीं वो भर रहा है, तो क्या इस तरह का वो 10 लाख के लिए उसकी वो जो होगी वो कि या नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आदमी का सिर्फ एक ही जगह इंश्योरेंस होगा जी? एक आदमी का एक ही जगह इंश्योरेंस होगा, और वो सिर्फ 5 लाख का अगर आपका कवर है तो वो 5 लाख के लिए कवर होगा। एक आदमी एक ही स्कीम में डबल इंश्योरेंस नहीं ले सकता। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे साथियों से आए थे हम लोगों को, तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने थोड़ा सा निदान कर दिया, और हम इस पे जब अब एक वीडियो लेके जाएंगे अपने साथियों की वीडियो, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं जो होगी खत्म होगी। इसमें आपने एक वो राइडर के बारे में 45 दिन का है या कहीं? हाँ जी, हाँ जी। एक इसमें क्या है कि इसमें राइडर हमारा रहता है, लीन क्लॉज उसे कहते हैं हम लोग, तो वो 45 डेज का पीरियड रहता है। वो सिर्फ आपका नेचुरल, इन केस ऑफ नेचुरल डेथ अगर है तो उसमें आपका स्कीम की कमेंसमेंट के बाद जो है 45 डेज तक का एक पीरियड रहता है। विद इन 45 डेज अगर किसी भी मेंबर की या एम्प्लॉय की कोई डेथ होती है तो वो रिस्कवर उसमें नहीं मिलेगा, उसमें नेचुरल केस में। एक्सीडेंटल आपका सेम डे से आता है। और सर इसके अलावा भी सर आपका कोई एक्सपीरियंस हो ग्रुप इंश्योरेंस को लेके कि कोई आपने देखी हो समस्याएं आई हो? जैसे मैंने एक हम कुछ मैंने भी अपने उसमें आप लोगों ने चलो उसमें सहायता की कि एफिडेविट के माध्यम से किया कि नाम में बड़ी समस्या होती है, जैसे फॉर्म 10 आप मांगते हैं, तो होता क्या है ई-सर्विस बुक में बंदे का नाम, व्यक्ति का नाम, कर्मचारी का नाम कुछ और होता है कई बार, या मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कुछ और होता है, और जो ई-सर्विस बुक को हम उस टाइम ना लाके हमें फॉर्म 10 का सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट ला, जो मेन तो हमारा फॉर्म 10 है जो LIC को चाहिए होता है, तो फिर दिक्कत होती है कि वहाँ दास या यहाँ पे कुमार इस तरह की दिक्कत आती है। तो हमने तो एक बार सेटल एफिडेविट के माध्यम से कर दिया, पर इसमें क्या व्यक्ति को क्या ध्यान रखना चाहिए, कुछ ध्यान रखने योग्य अगर बातें हैं ग्रुप इंश्योरेंस को लेके? इसमें क्या रहता है कि आज की डेट में आपका आधार कार्ड का आपका नाम है या ऑफिशियल आपका नाम है, तो वो एटलीस्ट जो है मेंबर को या एम्प्लॉय को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरा नाम जो है बैंक में, आधार कार्ड में और ऑफिस रिकॉर्ड में सेम होना चाहिए।
बैंक थोड़ा में, सा बैंक में, बैंक में आधार कार्ड में, आधार कार्ड प्लस और अपना ऑफिस रिकॉर्ड। ऑफिस रिकॉर्ड में सेम होनी चाहिए। और पंचायत में तो खैर पंचायत में तो चलो वो जो, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट वहीं से आता है। और सर पिछली बार भी थोड़ी सी दिक्कत ये हुई थी जब हमने अपना फॉर्म चेंज किया ना, जैसे हमें डिस्ट्रिक्ट से आए जी, जी। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ में बड़ी समस्या आ रही थी। डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, तो वो चलो जैसे हाँ इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी सर। देखो जी, एनपीएस के पढ़े लिखे लोग हैं, जी ठीक है, उनके नाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी प्रॉब्लम तब आती है जब आप क्लेम सेटलमेंट करते हो नॉमिनी के नाम में, जी जी है ना। जी, nominee। हाँ, शुरू में कुछ और नाम होता है और नॉमिनेशन में कई बार पंचायत रजिस्टर या उसमें कुछ और नाम जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ज़्यादा फर्क भी नहीं होना चाहिए, तो देवी या कुछ उसमें यार उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो वो जो क्या नाम हुआ, हम एफिडेविट के माध्यम से करेक्शन हो जाता है, मगर कंप्लीट नाम भी अलग नहीं होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। जी हाँ, किसी भी स्कीम में एंटर करने से पहले अपने नॉमिनेशन क्या रजिस्टर कर रहे हो, वो आपके परिवार रजिस्टर के हिसाब से क्या मिसिस को करना है या बच्चे को करना है या किसको भी करना है या माँ बाप को करना है, किसी को भी करना है, वो पहले इंश्योर करना चाहिए। जी सर। ये मेन चीज़ है। और सर इसमें एक और चीज भी देखी हमने, माइनर के कई लोग क्या करते हैं, अपने माइनर को, जैसे अपना बेटा है वो भी माइनर है, उसको नॉमिनी बना देते हैं, उसका कोई अकाउंट भी नहीं होता, और वो मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों ही किसी एक्सीडेंटल में उनका कुछ हो जाता है, तो बेटा जो आगे है, बच्चा जो भी है, तो उसका अकाउंट कोई नहीं होता, ना उन्होंने कोई गार्डियन दिया होता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? उस केस में जो ना आपको गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा। वो पहले लेना है, हाँ, पहले नहीं, बाद में। बाद में उसी हाँ, बाद में ये सब का सब क्या नाम कैजुअलिटी होने के बाद की प्रोसेस अच्छा है ना। कोई तो ये नहीं सोचेगा कि मेरा होने वाला है पहले तैयार कर दूँ, ये तो होता नहीं है। कोई कैजुअलिटी हो जाता है, उसके बाद माइनर है, माइनर को तो हम पेमेंट करते नहीं है, वो गार्डियन कौन होगा, उस गार्डियन के थ्रू जो ना उसके जो ना मतलब सेफ कस्टडी में अकाउंट में वो डिपॉजिट होगा, और जो बच्चा मेजर होगा तब जाएगा उसको। ओके सर। हाँ। और सर इसमें जो ये है दिक्कत, एक तो ये आपने सब कुछ ही बताया, अभी ये वाली समस्या सारी बताई, बाकी नॉमिनी की समस्या की चलो बात हो गई है, पर कई बार होता है कि जैसे मान लो अगर कोई कोर्ट केस के लिए चला जाता है, मान लो जैसे एक केस हमारे पास ये भी आया कि जब हमने वाइफ को 5 लाख का चेक दिया, तो किसी ने बीच में ये बोला कि मुझे मदर को भी इसमें आपको देना चाहिए था अभी कुछ शेयर, तो मान लो हमने मतलब एक वो है, ऐसा कुछ दिक्कत आई नहीं, पर अगर मान लो कोई कोर्ट केस हो जाता है, तब उस स्थिति में क्या प्रोसीजर रहता है? देखो जी, तो सीधी सीधी बात ये है, नॉमिनेशन किसका है, जी हम पेमेंट उसी को ही करेंगे, जी। है ना। जी नॉमिनी का बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट होता है, इसमें पेमेंट जाएगा नॉमिनी को ही, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जी, मतलब नॉमिनी इसमें बिल्कुल बिल्कुल, अकाउंट वैलिड नॉमिनी को हम पेमेंट करेंगे जी। और इसमें सर एक और क्वेश्चन आ रहा था बार बार ना, कि अमाउंट को इसको लेके, अमाउंट को लेकर भी था कि कुछ साथ ज़्यादा भी इसमें चाहते थे इसको लेना ना, तो उसका भी यही एवरेज एज और यही सब कुछ सिस्टम उसमें रहेगा? सब कुछ सेम रहेगा जी उसमें भी एवरेज एज का ही जाएगा। और क्योंकि प्रीमियम जो बेस है, प्रीमियम का बेस एज है, अकॉर्डिंग टू एज जो है वही आपका प्रीमियम फिक्स करेगा, ठीक है। बाकी रिस्क कवर का जो है, रिस्क कवर का डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे, जी आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, जी। तो आपकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका रिस्क कवर जो है वो डिपेंड करेगा, और प्रीमियम आपका जो करेगा वो अकॉर्डिंग टू एज। सर एक तो आपका थैंक्स है इस बात के लिए कि आपने एक तो ये भी किया कि पिछली बार हमारे को बाई चेक भी अपनी पेमेंट कर दी है जी, तो इस बार का क्या प्रोसीजर रहेगा सर? विद वैसे जनरली मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई इस तरह की स्कीम्स में जनरली क्या है कि इसमें क्या रहता है कि इसमें ये रहता है कि डायरेक्ट जो है वो पैसा नॉमिनी को जाना चाहिए, जी। ठीक है, वो नॉमिनी के अकाउंट में डायरेक्ट जाना चाहिए। एक्चुअली हम लोगों का ये था कि हमने एनपीएस को प्रमोट करना था ना, इस आप एलआईसी का जीएस प्रोग्राम, तो हम लोग तो ये था कि हम जहाँ गांव के किसी दूर दराज क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ चेक देकर और न्यूज़पेपर के माध्यम से हम उसको प्रचारित करते थे कि जीआईएस, मतलब उस पर्पज से हमने देखिए लास्ट ईयर स्पेशल एक हमें परमिशन लेनी पड़ती है जी तो उस केस में हम लोग वो कर सकते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल। वो भी आपके कहने पर ही आपके एक्सेप्शनल कहने- केस जी, जी। में आपको हमने चेक किया था, है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे नए एंट्रेंट्स आएंगे इसमें, उनके लिए उनके अकाउंट का होना बहुत जरूरी है जी, नॉमिनी का अकाउंट का होना जरूरी है। तो वो डिटेल हमने जैसे हमने गूगल फॉर्म के माध्यम से किया, तो क्या हमें उसी के माध्यम से वो लेनी है या वो एट द टाइम ऑफ क्लेम सेटलमेंट हाँ करेंगे? क्लेम सेटलमेंट। तो सर क्लेम सेटलमेंट में और कोई आपको वो, क्योंकि यही सबसे बड़ा समस्या आती है कि जब डेथ होती है उस टाइम पे बड़ी दिक्कत इसी चीज़ में आती है। क्लेम सेटलमेंट के लिए हमने आपको बता दिया पहले ये चीज़ें कि एक तो उनका नॉमिनी का बैंक अकाउंट, नॉमिनी का उसमें मतलब जो आपके पास नॉमिनी है
और आप नॉमिनी भेजोगे हमें तो बाकायदा वेरीफाई आप करोगे कि ये नॉमिनी है और ये इनका नाम है, ये इनका अकाउंट है। और ठीक है? जो और उसका डिसीज्ड है हाँ जी, उनका डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म टाइम पे सर्टिफिकेट चाहिए, और फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्लस उनका नॉमिनी का जो है उनका भी फोटो आईडी चाहिए, अच्छा नॉमिनी ताकि वो फोटो हाँ आपस में हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन है या बच्चों का है तो वो एक हम उसको वो जनरली जो ना आपका हाँ जी। परिवार रजिस्टर होना ज़्यादा ठीक हाँ जी। रहेगा, है ना। वहाँ से वहाँ क्लियर हो जाता है ना वो डिसीज का बच्चे कौन है, मदर कौन है या वाइफ कौन है, पूरा फैमिली हिस्ट्री आ जाता है उसमें। वो कोडिंग साथ देना पड़ेगा, है ना। वो से गड़बड़ी करके किसी को नॉमिनी बना के तो नहीं चलेगा ना, है ना। बिल्कुल परिवार रजिस्टर साथ उसमें क्या है कि उसमें आप लोगों के लिए भी आसानी रहेगी कि भी कल को कोई ये ना कहे कि जी ये तो नॉमिनी है नहीं, नॉमिनी तो कोई और है। जी बिल्कुल नहीं, ये चांसेस रहता ये है थोड़ा सा आप भी एनपीएस से भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो नॉमिनेशन या एट द टाइम ऑफ क्लेम जो है उस वक्त जब भी नॉमिनेशन का आप हमें मतलब नाम या जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स दें तो वो प्रॉपर एक वेरीफाई करके दें, जी बिल्कुल है ना। एक प्रॉपर वेरीफाई करके दें कि बजाय इसके कल को आपको भी प्रॉब्लम ना है एनपीएस वालों को और हमें भी प्रॉब्लम ना है, क्योंकि वेरीफाई आप लोग करोगे उसमें, है ना। तो कल को अगर कोई नॉमिनी पूछ रहा जाए बोले कि जी ये तो नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी मैं हूँ। और आपको एक रिकॉर्ड और भी रखना पड़ेगा ना इसमें। जी, जी। इस एक रिकॉर्ड और रखना पड़ेगा आपको। जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है ना वो आपको तैयार कर रखना पड़ेगा। नॉमिनेशन फॉर्म। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या नॉमिनेशन तो वो जीता जाता होगा तभी नॉमिनेशन रखेगा ना। उसके बाद तो अगर टाइटल ओपन हो जाता है वो तो सब राइवल क्लेम सब के आ जाते हैं, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली सर हमारा प्रोसेस जो है ना अभी हम क्या करें गूगल फॉर्म के माध्यम से हमने डिटेल ले ली सबसे ना, नॉमिनी भी सब कुछ ले लिया, पर एक्चुअली में हमारे पास भी कहीं मैनुअली वो चीज नहीं है, वो सिर्फ डिजिटल के माध्यम से हमारे पास आ रही है, तो सिग्नेचर प्रूफ तो में भी हमारे पास भी कुछ नहीं है। तो हो सकता है कल को नॉमिनेशन के, तभी मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ कि अगर मानो नॉमिनेशन के हो नहीं आप गूगल पे जो करोगे ना, अभी गूगल में नॉमिनेशन भी आता है जी ठीक है। आप तो हार्ड कॉपी आपके पास रखो, कहना सेफ है जी जब बाद में जो क्लेम आप केस कोई क्लेम राइज होता है उस टाइम भी आपको नॉमिनेशन देता है, वो आप टैली करोगे ना क्रॉस। सर 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 हो गया। हाँ। इन द केस ऑफ कोर्ट अगर मान लो कोई कोर्ट जाता है उसे आपका नॉमिनेशन है ना, तो पर वो साइन नहीं है ना, उसी को साइन कॉपी मंगाई हो, है ना। मंगाई दो, मतलब मंगाई दो, मंगाई दो, कल को प्रॉब्लम ना है तो ये डिस्कशन करके ये चीजें रहती है ना। उसको अभी हमारे साथ हुआ कि किसी की वाइफ एक्सपायर हुई और किसी ने बोला कि उनकी मम्मी को भी मिलना चाहिए था, मदर को मिलना चाहिए था, तो दिक्कत ऐसी ना है मतलब फ्यूचर में, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी मेन बात, चलो हमारे साथी भी सुन रहे होंगे कि ये जो हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें कमीशन का कोई कहीं कोई सिस्टम नहीं है, तो हम डायरेक्ट काम कर रहे हैं और हम एक वॉलंटरी सोशल वर्क के रूप में इसको वर्क को कर रहे हैं। तो कल को अगर हम भी कोर्ट में जाना पड़े एज ए मास्टर पॉलिसी धारक तो वो भी हमारे लिए भी एक दिक्कत की बात है कि वैसे वैसे तो जनरली क्या है कि आप लोगों का ऑफिस में तो नॉमिनेशन सभी की रहती है जी ऑफिस रिकॉर्ड में जी नॉमिनेशन रहती है जी नहीं। जी पर ये है कि जब आप एक अंडरटेकिंग ले रहे हो उससे अपना मेंबरशिप ले रहे हो तो उसी टाइम एक नॉमिनेशन का फॉर्म भी भरवा के जी साइन प्रॉपर करवा उसे साइन करवा के जी ठीक है जी सर। साइन करवा के अपने क्योंकि ब्लॉक स्तर पे भी रखे चाहे उसको, पर ये है कि कल वो कोर्ट मैटर बने तो वहाँ कम से कम एविडेंस ये नॉमिनेशन बना है उसमें। जी सर। और सर मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे, क्योंकि हमने देखो आप जीएस जब हमने स्टार्ट किया तो हमने 5500 लोग बड़ा बहुत ज्यादा जोर मारा है, आपको पता है हमें कमीशन कुछ नहीं मिल रही है, तो आपने जो भी हमें राहत दी पिछली बार की, आपने एक फ्लैट रेट हमें पिछली बार भी दिया है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस बार भी हम कम से कम 15,000 नए एंट्रेंट्स और 5,000 तो हमारे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पहले, तो हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं, तो एक बार आप सर फिर से कोशिश करें कि चंडीगढ़ दिल्ली जो भी आपका हेड ऑफिस है वो फ्लैट रेट एक हमारे लिए लगे। ये हमें है जानकारी की थोड़ा सा अब तो हुआ है कोविड, आपने जैसे बताया कि कोविड के दौर की वजह से, वैश्विक महामारी की वजह से ना, पर फिर भी एक राहत भरा, क्योंकि सर हमारा जो एक प्लान है वो उन लोगों के लिए जो मान लो भी कॉन्टेक्ट से जो अभी हमने चेक दिए भी हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको 1 साल या 2 साल रेगुलर हुआ था, तो उनकी इनकम कितनी है, मतलब आप लगाएंगे उनका 2 या 3 लाख रुपए एनपीएस के पास होगा तो 20% उनको मिला और 80% की उनको पेंशन लगी, तो 300 या 400 रुपए पेंशन लगी। ऐसे में ये जो 5 लाख है एक बहुत बड़ी राहत उनके लिए लेकर आया, तो कम से कम एक सोशल बैकग्राउंड और उसके ऊपर अभी आप थोड़ा सा ये एक अपनी तरफ से नोटिंग दें वहाँ पे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं, और एलआईसी की जो पॉलिसी वो भी यही है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी तो हम लोग काम कर रहे हैं वॉलंटियर इसमें, तो थोड़ा सा है कि रिलैक्सेशन जो आप मान लो कमीशन किसी को देते हैं वो रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं हमारे साथियों को थोड़ी बहुत मिल जाए। उसमें 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 क्या रहता है कि उसमें मैंने आपको पहले भी चीज क्लियर की थी कि एक तो एज के अकॉर्डिंग भी प्रीमियम रहता है, प्लस टू अभी कोविड की जो एक वजह से सिचुएशन जो सारा सिनेरियो चेंज हुआ है तो उसमें क्या है कि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। जी सर। कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उससे क्या है कि उससे क्लेम रेशो आपकी बढ़ रही है। जी क्लेम रेशो बढ़ रही है तो नेचुरली फिर एक
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जी तो वो ये तो नहीं करेंगे कि भाई आप 10,000 रुपये प्रीमियम लो और आप 20,000 का या 1 लाख रुपये का क्लेम पे करो, ठीक है। तो जनरली ये कोशिश रहती है, बाकी ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि ये कोई हमें कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है, पर कम से कम ये है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग क्या है कि LIC जो ग्रुप इंश्योरेंस है आज की डेट में, अब ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है जी वो टर्म इंश्योरेंस उन्होंने बंद कर दी फिलहाल, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होता है उनका, जी या फिर उनका जो है ना ये कोरोना के पीरियड में फिलहाल उन्होंने अपना ये टर्म इंश्योरेंस का काम जो है ना खास कर जी ये थोड़ा सा उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, जी बिल्कुल क्योंकि कोरोना की वजह से क्लेम बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है जी। और प्रीमियम अगर वो कर भी रहे हैं किसी का तो वो प्रीमियम बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं प्राइवेट कंपनीज का। तो LIC भी इस बारे में थोड़ा सा उन लोगों ने भी यही हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि आप एक तो कोरोना वाला क्लॉज जरूर इम्प्लीमेंट करें और सेकेंडली आप प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा एक मतलब हायर साइड पे लेके चलिए। नहीं हर साइड में नहीं है हमारे हायर साइड मीन्स के भी इंश्योरेंस क्या होगा, आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेते हो, देखो 5 लाख कवर है, 5 लाख में आपके कम से कम 30,000 के आसपास ईयरली प्रीमियम पड़ता है, जी 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 है ना। इस 5 लाख में आप ग्रुप में लोगे, आप ग्रुप में 1500-1600 के 1700 के आसपास इतना ही पड़ता है, बड़ा नॉमिनल सा है, नॉमिनल है सर, बहुत नॉमिनल है। ग्रुप का यही फायदा है ना, ग्रुप का यही फायदा है। चलो हमें सर अपना पक्ष हाँ जी। रखना पड़ेगा ना कर्मचारियों के सामने, क्योंकि हमारा काम तो प्लान बेचना नहीं है, जी, जी। पर हम ये है कि आप हमने उनको बता दिया कि पिछली बार 1200 के आसपास लगभग था और इस बार थोड़ा सा हो सकता है इंक्रीज हो, वो भी एवरेज एज पे डिपेंड करता है, जी। हो सकता है हमारे एवरेज एज 43 पिछली बार थी, इस बार 43 से डाउन हो इस तो बार हो कम सकता हो है यही प्रीमियम रहे। हाँ जी। अगर 43 से अबव जाएगी तो हो सकता है तो थोड़ा बढ़ेगा। बहुत, और थोड़ा फर्क ये पड़ेगा कि हमारा पिछला जो क्या होता है डेथ रेट क्या रहा जी, जो है ना, हाँ जी। थोड़ा सा जो उस बेस पे। हाँ, उस बेस पे भी थोड़ा सा बढ़ उस बेस सकता है, तो थोड़ा सा आइडिया लग सकता है सर कितना की बढ़ सकता है। देखिए वैसे अंदाजा सा ये है कि भाई लास्ट टाइम हमने आपसे 2 रुपए के हिसाब से रेट लिया था, जी तो इस बार ये 3-3.5 के आसपास शायद उम्मीद है इतना से। जी मतलब अगर आप मान के चलें 43 एवरेज आती है तो कितना 43 एवरेज अगर आपकी आती है तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 300-400 रुपये ज़्यादा ही पड़ेगा, हाँ बस कुल मिला के ना, लास्ट 1200 के आसपास पड़ा होगा, जी 1200 इस बार 1700 के आसपास इतना पड़ेगा, जी सर है ना, 1700 के आसपास है, इतना पड़ेगा, ठीक है जी। जी इतना ही पड़ेगा। 5 लाख के कवर के लिए, जी है ना, जी तो इतना से अप्रोक्सीमेटली रहेगा ये। 5 लाख का कवर के हाँ लिए जी। 1700 के आसपास 1200 आपने दिया था, 500 और अप्रोक्सीमेटली आप वो भी अगर 43 एवरेज आती है, अगर उससे कम हमारी एवरेज आती है तो हो कम सकता आती है है तो वो कम, वही रेट रहेगा। मतलब वो नहीं, फिर वो ऐसे है कि अगर अच्छा, ऐसे कम आती है एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, तो वो ये ग्रुप अलग अलग होगा कि पुराने वाले अलग ग्रुप और नए वाले अलग ग्रुप, कैसे करोगे? ये सब ये तो आप गाइड करें हमें, क्योंकि हमारा तो 5500 का सेट बना हुआ है ऑलरेडी ना, आप 5500 को पुराने ग्रुप में रहेगा, वो उनको पुराने पुराने है ना? ग्रुप उनका अगस्त में रिन्यूअल है। हाँ, आज वो जो नए आएंगे उसको नए ग्रुप डालो, जी सर उसमें आपको एक फायदा होगा ना, जी अब पुराने ग्रुप में अब नए ग्रुप में अब अलग से रेटिंग करेंगे आप, जी 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 है ना, हो सकता है पुराने वालों से थोड़ा कम पड़े इसका, जी जी 45 का राइडर भी उनको नहीं लगेगा ना, पुराने वाले इनको वो नहीं लगेगा, लगेगा, हाँ इनको बिल्कुल लगेगा ना। उसको अलग अलग चलने का, उसको लग है ना, सकता है। उसे नए वालों को थोड़ा सा प्रीमियम कम भी पड़ेगा। जी जी सर तो आपने सुना सागर सर ने, जसवाल सर ने और हमारे यहाँ पे संजय सर भी बैठे हैं, तो जो भी हमारे ग्रुप इंश्योरेंस के आप लोगों की तरफ से सुझाव आए थे और क्वेरीज आप लोगों की तरफ से हमें आई थी, तो हमने कोशिश की कि आज इनके माध्यम से हम उसको आप तक दोबारा पहुँचाएं। जो इन्होंने बताया प्रीमियम के बारे में भी बता दिया और जो क्लेम सेटलमेंट के टाइम में समस्याएं आती हैं उनके बारे में भी इन्होंने बता दिया है। तो अब थोड़ा सा हमारे अब प्रयास करना है कि हम हर व्यक्ति तक इस स्कीम को, इस योजना को लेकर जाएं, ताकि हर साथी जो भी हमारा इस वैश्विक महामारी के दौर में चाहे किसी दुर्घटना की वजह से मृत्यु को प्राप्त होता है, तो कम से कम अगर उसके घर जाएं तो एक 5 लाख का चेक, एक 5 लाख की राशि उसके घर देकर आए, क्योंकि जो जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक तो उसके घर का, परिवार का खर्च चलता है, परंतु जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाती है तो आज अगर उसके सैलरी अकाउंट में उसकी तनख्वाह आई है, अगले महीने से वो तनख्वाह नहीं बंद हो जाती है कहीं ना कहीं, तो कम से कम अगर हम उनके घर में जाएं, NPSC की टीम उनके घर में जाए तो एक 5 लाख का चेक लेकर जाए, ताकि उनके परिवार को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय NPSC, जय हिमाचल।